हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था मानव का अध्यावरणी तंत्र इन टेग्यूमेंट्री सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, इसके अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती है। तो सबसे हमने पहले देखा था ऊपर वाला जो स्तर होता है उसको बोला जाता है अधिचर्म। उसके बाद नीचे वाला भाग होता है वो होता है चर्म, और अधिचर्म और चर्म के हमने स्तर देख लिए थे। अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं: अंकुरण स्तर, किर्ण स्तर, शूल स्तर, स्वच्छ स्तर और किर्ण स्तर। ठीक है, इन पांचों स्तरों को हमने देख लिया था। उसके बाद जो चर्म वाला नीचे का भाग था वो अधिचर्म से थोड़ा मोटा था, और उसके अंदर 2 स्तर थे, पेपिलरी स्तर और जाली का स्तर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि त्वचा के अंदर कौन कौन से और भाग पाए जाते हैं। तो उन भागों के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे त्वचा ऊपर रोम या बाल पाए जाते हैं। उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, क्या काम होता है, वो त्वचा में किस भाग तक उपस्थित रहते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोम या बाल के बारे में। रोम या बाल या हेयर बोलेंगे हम, यानी जो हमारी त्वचा पर बाल निकले हुए रहते, चाहे स्किन पे हो या सर पे, जो भी बाल है हमारे, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये त्वचा से ऊपर ही निकले हुए रहते हैं या इनका कुछ भाग अंदर भी होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जो त्वचा के 2 स्तर होते हैं, ये आपके चर्म था, अधिचर्म वाला स्तर, या चर्म बोल सकते हैं हम इसको, अधिचर्म, चर्म। देखिए स्टूडेंट्स, जो बाल होते हैं वो आपको त्वचा से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर ही नहीं होते बल्कि त्वचा के अंदर गहराई में भी धसे रहते हैं और इस चर्म वाले भाग के अंदर धसे रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार जो बाल की संरचना होती है, देखिए जो बाल का भाग है वो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। जो आपको रोम की संरचना, बाल जो त्वचा से बाहर दिखाई देता है, इसको क्या बोला जाता है, रोम कांड। ये वाला भाग कहलाता है रोम पुटक। ये भाग कहलाता है रोम की जड़। ये भाग कहलाएगा जो चर्म में धसा रहता है, रोम पुटक। ये भाग कहलाएगा रोम की जड़, और ये भाग कहलाएगा रोम पेपिला। देखिए स्टूडेंट्स, जो बाल की जो भाग आपको त्वचा से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, इसको क्या बोला जाता है, रोम कांड बोला जाता है। जो आपको ये बाल बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये भाग क्या कहलाएगा, रोम कांड। और जो अंदर का भाग होता है, रोम अंदर चर्म वाले स्तर तक धसा रहता है, जिसमें जो सबसे ऊपरी भाग होगा उसको बोला जाएगा रोम पुटक। रोम पुटक के नीचे होती है रोम की जड़, और सबसे नीचे जो गड्ढे नुमा संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, रोम पेपिला। देखिए ये जो गड्ढे नुमा संरचना होती है रोम पेपिला वाली, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, बालों को पोषण प्रदान करती है। आपको पता है हमारे शरीर में
जो पोषक तत्व होते हैं वो किसके साथ मिले हुए रहते हैं, रक्त के साथ मिले हुए रहते हैं। और जब रक्त शरीर के सब अंगों के अंदर जाता है तो पोषक तत्वों को, उन ऑर्गन्स को, अंगों को देते रहता है। तो वही काम यहाँ पर जो आपकी रक्त वाहिनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो करने वाली है। वो क्या करेगी, जो पोषक पदार्थ है उनको बालों को देगी। और जैसे ही बालों में यहाँ पर पोषक पदार्थ पहुंचेगा, देखिए जो बाल है उसके यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है रोम के जड़ वाले भाग में। और ये कोशिकाएं क्या करती है, अत्यधिक विभाजनशील होती है, यानी ये कंटिन्यू नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है और ऊपर की ओर प्रतिस्थापित करती रहती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे त्वचा की जो सबसे ऊपरी कोशिकाएं होती है वो मर जाती है, झड़ती जाती है। सेम वही बात बालों में भी होगी कि बालों के जो ऊपर जैसे जैसे ये कोशिका जाएगी ना, जो रोम कांड वाला इतना भाग है ना, इसकी कोशिका मृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अधिचर्म की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है, किरण स्तर बोला जाता है। और उस स्तर की कोशिकाएं किरेटिनाइजेशन हो जाता है उनके अंदर, जिसके कारण वो मृत हो जाती है। तो बालों में भी यही होगा, जैसे ही वो इस लेयर को आगे पास करके गुजरेगी तो क्या होगा कि इस बाल की ये कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी, और जिसके कारण है वो इनकी कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो बाल को अगर आप ऊपर से काटोगे तो हमें दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर आप उखाड़ोगे बाल को तो बाल यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पर कोशिका कैसी है, जीवित है। अगर आप जीवित कोशिका को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हमें दर्द होगा, लेकिन यहाँ की कोशिका है वो मृत है, अगर आप उनको काट के अलग करोगे तो हमें दर्द नहीं होता है। तो यही कारण है कि बाल को काटने पे दर्द नहीं होगा, जबकि बाल को अगर उखाड़ा जाता है तो बालों के अंदर दर्द होता है। ठीक है, तो ये रोम पेपिला वाले भाग के अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती है जो बालों की जड़ों को पोषण प्रदान करती है। रोम पेपिला में ये पॉइंट ध्यान रखना। रोम की जड़ में क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि रोम की जड़ की कोशिकाएं कंटिन्यू विभाजन करती रहती है और विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। वो नई कोशिकाएं बन के ऊपर की ओर जाती है और पुरानी कोशिकाओं को हटाती जाती है। हटाती जाने का मतलब है आप बाल को काट दो तो ठीक है, लेकिन बालों की लंबाई में वृद्धि करवाने वाली कोशिकाएं कौन सी है, रोम की जड़ वाली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में जैसे जैसे विभाजन होगा नई कोशिकाएं बन के ऊपर की ओर जाएगी और बालों की लंबाई में है वो वृद्धि होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बालों की लंबाई में वृद्धि यहाँ बाहर वाले भाग से नहीं होती, बल्कि अंदर से बाल लंबाई में बढ़ बढ़ के बाहर की तरफ आता है। फिर है रोम पुटक, ये वाला जो भाग है वो रोम पुटक कहलाता है, जो छड़ के समान संरचना बनाता है। और जो रोम कांड वाला भाग है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो आपको ये रोम का बाहर भाग दिखाई देता है इसको क्या बोला जाता है, रोम कांड। इस रोम कांड के भी 3 भाग है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं अधित्वचा, बीच वाली लेयर कहलाती है कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है मेड्यूला। यानी ये बाल आपको बिल्कुल पतला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसके 3 भाग है, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग को बोला जाता है अधित्वचा या ऊपरी त्वचा, मध्य वाले भाग को बोला जाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को बोला जाता है मेड्यूला। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कॉर्टेक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कण उपस्थित रहते हैं जिनको रंगा कण बोला जाता है, और उन रंगा कणों के कारण ही बालों का रंग है वो काला होता है। यानी कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या उपस्थित रहते हैं, रंगा कण। अब देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यानी वृद्धावस्था होने लगती है तो बालों के कॉर्टेक्स में रंगा कणों की संख्या है वो कम होने लगती है। अब रंगा कणों का काम है बालों को रंग प्रदान करना, काला रंग देते हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बाल सफेद होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बालों के अंदर रंगा कणों की कमी होने लगती है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वृद्धावस्था से पहले ही बाल सफेद हो जाते हैं। उसके कुछ तो आनुवांशिक कारक होते हैं, टेंशन की वजह से ऐसे जीन बन होते हैं जो क्या करते हैं बालों को उम्र से पहले सफेद कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ये रंगाकण की संख्या तो पर्याप्त है लेकिन इनके अंदर हवा भर जाती है और हवा भरने के कारण क्या ये सफेद रंग के हो जाते हैं, इसलिए बालों का रंग है वो सफेद हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये आपके रोम या बाल की स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इनके कुछ पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा भी दिए थे तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं त्वचा में और क्या क्या भाग पाए जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप।
तो ये हमने स्टूडेंट्स त्वचा के भाग देख लिए, रोम या बाल। अब हम देखते हैं त्वचा में कुछ त्वचा की ग्रंथियां पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है। तो नेक्स्ट देखिए त्वचा ग्रंथियां। देखिए त्वचा ग्रंथियां, हमारी जो त्वचा होती है इसके अंदर कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है। जैसे देखिए मैं आपको बता रही हूं, ये आपके अधिचर्म वाला स्तर है, ये चर्म वाला स्तर है। तो जो त्वचा की ग्रंथियां होती है वो उपस्थित रहती है चर्म वाले भाग के अंदर। ये जैसे कोई त्वचा ग्रंथि है, जैसे आपने नाम सुना होगा हमारे शरीर में कई त्वचा ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे श्वेत ग्रंथि होती है जो पसीना बनाती है, स्तन ग्रंथि होती है जो दूध का निर्माण करती है, तेल ग्रंथि होती है जो तेलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की ग्रंथियां क्या कहलाती है, त्वचा ग्रंथियां कहलाती है, क्योंकि त्वचा के अंदर उपस्थित रहती है। अब देखिए ये ग्रंथि उपस्थित यहाँ पर है, मान लीजिए ये पसीने वाली ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि, ये चर्म वाले भाग के अंदर उपस्थित है और पसीने का निर्माण कर रही है। क्या पसीना त्वचा के अंदर आता है या त्वचा के ऊपर आता है? तो आपको पता है पसीना त्वचा के ऊपर आता है, तो ये ग्रंथि तो यहाँ पर पड़ी है, जबकि पसीने यहाँ पर सिगरेट होना चाहिए। तो ये क्या करती है, ये ग्रंथि तो उपस्थित यहाँ पर है, लेकिन ये अपने में से एक नलिका बनाएगी और इस नलिका को यहाँ तक भेजेगी और इस नलिका के द्वारा इस स्राव को त्वचा के ऊपर स्रावित किया जाएगा। ठीक है, अब ये पसीना त्वचा पर निकल गया, जबकि पसीने को उत्पन्न करने वाली त्वचा ग्रंथि श्वेत ग्रंथि स्वेट ग्लैंड कहाँ पर उपस्थित थी, त्वचा की गहराई में उपस्थित थी। ठीक है, तो त्वचा ग्रंथियां चर्म वाले भाग में उपस्थित रहती है और ये नलिका के द्वारा स्राव को त्वचा के ऊपर स्रावित करती है। इनमें नलिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है बहिस्रावी ग्रंथियां, नलिका युक्त ग्रंथियां। ठीक है, तो त्वचा ग्रंथियों में एक पॉइंट ध्यान रखना, इन्हें बहिस्रावी और नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। तो बहिस्रावी और नलिका युक्त ग्रंथियां किनको बोलेंगे, त्वचा ग्रंथियों को। तो अब हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे शरीर में त्वचा ग्रंथियां पाई जाती है और वो किस पदार्थ का निर्माण करती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं विस्तार से एक एक त्वचा ग्रंथियों को। तो स्टूडेंट्स त्वचा ग्रंथियों में सबसे पहले हम देखते हैं श्वेत ग्रंथियां या पसीना ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथि हम इसे बोलेंगे स्वेट ग्लैंड। तो आपको पता है त्वचा श्वेत ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहेगी, त्वचा के अधिचर्म वाले भाग में, और ये किसका निर्माण करेगी, पसीने का निर्माण करेगी। यानी इनका स्राव क्या कहलाता है, पसीना। देखिए स्टूडेंट्स जो पसीना होता है उसके अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। तो पसीने में पाए जाते हैं यूरिया, जल, कुछ और लवण,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन लवणों के कारण ही हम देखते हैं कि जो पसीना होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, नमकीन होता है। यानी लवण कौन से, सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है, लवण पाया जाता है, इसलिए जो पसीना होता है वो नमकीन होता है। अब पसीने का काम क्या होता है, हमारे शरीर के तापमान को नियत करता है। यानी जब बहुत ज्यादा पसीना कब आएगा, जब ज्यादा गर्मी होगी तभी आएगा, और ज्यादा गर्मी होने से क्या होगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो उस टाइम श्वेत ग्रंथि क्या करेगी, ज्यादा मात्रा में पसीना निकालेगी, और जब पसीना त्वचा पर आएगा तो त्वचा है वो ठंडी हो जाएगी, यानी शरीर के तापमान को कम कर देता है। तो पसीने का काम क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान का नियमन। ठीक है। उसके अलावा पॉइंट ध्यान रखना कि मानव शरीर के अंदर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। यानी हर स्थान पर त्वचा में श्वेत ग्रंथियां सबसे ज्यादा होती है हमारे हथेली में, तलुओं में और बगल के अंदर। जहां ज्यादा पसीना आएगा मतलब वहां श्वेत ग्रंथियां भी क्या है, ज्यादा होती है। तो मानव शरीर में 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। सर्वाधिक श्वेत ग्रंथियां हथेली, तलुओं तथा बगलों में पाई जाती है। जबकि हमारी होठों पर श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसलिए हम देखते हैं कि होठ के ऊपर यहां पर पसीना आ सकता है, लेकिन होठ के ऊपर पसीना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि होठ पर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। होठों पर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। आइए ये समझ में पॉइंट कुछ तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्वेत ग्रंथि से रिलेटेड, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरी देखते हैं त्वचा ग्रंथि को। तो श्वेत ग्रंथि के बाद अगला हम देखते हैं तेल ग्रंथियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तेल ग्रंथियां कहां पाई जाती है। मैंने आपको रोम के भाग बताए थे बालों के। यहां पर मैंने बताया था ये क्या है, रोम पुटक, और ये वाला भाग रोम की जड़, और ये भाग कहलाता है रोम पेपिला।
तो ये जो तेल ग्रंथियां हैं ये रोम पुटक और रोम की जड़ के आसपास पाई जाती है, और ये क्या काम करती है, तेल जैसे पदार्थ का स्राव करती है, इनके पास में पाई जाती है। देखिए पास में पाई जाएगी, और ये क्या करेगी, तेल जैसे पदार्थ का स्राव करेगी और रोम के अंदर डाल देगी, जिससे क्या होगा, जो रोम के कांड वाला भाग है, ये बाहर जो निकला हुआ ब्लैक भाग होता है, रोम का बाहरी भाग, इसको ये क्या करेगी, चिकना रखने का काम करेगी। हम देखते हैं ना, हमारे बाल होते हैं वो चिकने होते हैं, पूरे खुरदरे नहीं होते। हम अगर तेल नहीं लगाएंगे ना तो भी बाल है वो थोड़े चिकने रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके जो रोम के जड़ और पुटक के आसपास जो तेल ग्रंथियां पाई जाती है वो एक लसलसे तेल के जैसे पदार्थ का स्राव करती है, और वो तेल किसको चिकना रखने का काम करेगा, रोम कांड को चिकना रखता है। तो तेल ग्रंथियों में पॉइंट लिखना, ये ग्रंथियां रोम पुटक तथा रोम की जड़ के पास स्थित होती है। तेल जैसे पदार्थ का स्राव, और इस तेल जैसे पदार्थ का काम क्या है, रोम कांड को चिकना रखना। इसका काम है रोम कांड को चिकना रखना। तो ये तेल ग्रंथियों के काम है, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद अगली त्वचा ग्रंथियां हम देखते हैं, स्तन ग्रंथियां। देखिए स्तन ग्रंथियों का पाया जाना स्तनधारी मैमल्स प्राणियों का मुख्य लक्षण होता है। जो स्तनधारी होंगे उनके अंदर स्तन ग्रंथियां उपस्थित रहेगी। अब देखिए स्तनधारी दो प्रकार के, नर और मादा। तो जो ये स्तन ग्रंथियां होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती है, ये नर के अंदर निष्क्रिय रहती है, जबकि मादा स्तनधारी के अंदर सक्रिय होती है और दूध का निर्माण करती है, जो शिशु के पोषण के लिए काम में आता है। तो स्तन ग्रंथियों को देखिए, स्तनधारी का मुख्य लक्षण, स्तनधारियों का मुख्य लक्षण, तो स्तनधारियों का मुख्य लक्षण क्या है, उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, ये स्तन ग्रंथियां मादा में सक्रिय होती है तथा दूध का निर्माण करती है। जो शिशु के पोषण के लिए, जो शिशु के पोषण में प्रयुक्त होता है। आया समझ में? तो ये आपके स्तन ग्रंथियों के पॉइंट्स नोट कर लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सीरुमिनस ग्रंथियां। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्रंथियां होती है ये हमारी कान की त्वचा में पाई जाती है। आप देखते हो ये कान का जो बाहरी भाग है, और ये फिर अंदर की बाह्य कर्ण नाल होती है, ये बाह्य कर्ण नाल। और यहां पर पाया जाता है कान का पर्दा, और फिर कान के पर्दे के अंदर होता है आंतरिक कर्ण और मध्य कर्ण। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे? कर्णपटय, यानी कान का पर्दा। यहां पर पाई जाती है त्वचा, ये जो आपके सिरुमिन ग्रंथियां है, ये क्या करेगी? यहां पर पाई जाएगी और यहां पर एक लस से पदार्थ का निर्माण करेगी जिसको बोलेंगे कर्णमोम। ये क्या कहलाता है? कर्णमोम, या इसको बोला जाता है सिरुमिन। कर्णमोम, या इसको क्या बोला जाता है? सिरुमिन। तो देखिए ये कान का बाहरी भाग, फिर अंदर जो नाल जैसी संरचना है उसको क्या बोलेंगे? बाह्य कर्ण नाल। अब बाह्य कर्ण नाल की जो चरम वाली स्तर है उसके अंदर क्या पाई जाती है? सिरुमिन ग्रंथियां पाई जाती है, और एक गाढ़े पदार्थ का निर्माण करती है पीले कलर का, जिसको क्या बोलेंगे? कर्णमोम या सिरुमिन। हम देखते हैं कभी कभी हम कान को साफ करते हैं तो जो पीला पीला पदार्थ निकलता है वही क्या है? कर्णमोम या सिरुमिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कर्णमोम है ना, ये हमारे कान के पर्दे की रक्षा करता है। कैसे करता है? अगर आपने कान में कोई नुकीली चीज डाली तो वो पहले इसके तक टकराएगी, तो आप ज्यादा अंदर नहीं डालोगे, रोक लोगे। आपको पता है कुछ टकरा रहा है अंदर, तो आगे वो कान के पर्दे तक नहीं जाएगी, उसको नहीं फाड़ेगी। ठीक है, वरना अगर डायरेक्ट अंदर चली गई तो कान के पर्दा फट जाएगा और फिर सुनाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर कोई सूक्ष्म जीव यहां से प्रवेश कर रहा है, यदि कोई सूक्ष्म जीव यहां से आया, प्रवेश किया, तो वो इसके अंदर फंस जाएगा और मर जाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर यहां पर कर्णमोम नहीं हुआ तो ये सूक्ष्म जीव सीधा आगे जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई अवरोध नहीं है, तो ये सीधा आगे जाएगा और कर्ण के पर्दे को फाड़ देगा, जिससे सुनाई देने में दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जो कर्णमोम है इसको पूरा हमें कान से साफ करके नहीं निकालना चाहिए। आप सोच रहे हो कि हम कान की सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हो, तो इसको पूरा नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आपने पूरा निकाल दिया तो यहाँ का रास्ता साफ हो जाएगा, कीट आसानी से भागता हुआ जाएगा और इस पर्दे को छेद कर अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने पे और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो कर्णमोम होता है वो क्या करता है? कर्णपटय की सुरक्षा करता है। तो कर्णमोम का कार्य क्या है? कर्णपटय की सुरक्षा करना। आया समझ में आपको पॉइंट? तो ये आपके सिरुमिनस ग्रंथियां होती है, जो कहाँ उपस्थित रहती है? बाह्य कर्णनाल वाले भाग में उपस्थित रहती है, और इनके द्वारा स्रावित स्राव क्या कहलाता है? कर्णमोम या सिरुमिन, और इसका काम है कर्णपटय की सुरक्षा करना। नोट कर लीजिए इस पॉइंट्स को आप। तो इसके बाद आगे वाली ग्रंथियां आपके मूलाधार ग्रंथियां, या इनको वक्षण ग्रंथियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके मूलाधार ग्रंथियां।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मूलाधार ग्रंथियां क्या होती है कि ये जो नर जनन छिद्र और गुदा वाले भाग में पाई जाती है और एक गंध युक्त पदार्थ का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो विपरीत लिंग के जंतु होते हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। अब ये जिस पदार्थ का स्राव करेगी, गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गंध ग्रंथियां भी बोला जाता है। यानी ये कहां पर स्थित रहती है, ये गुदा तथा जनन छिद्र के मध्य स्थित रहती है। इनके द्वारा गंध युक्त पदार्थ का स्राव किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें गंध ग्रंथियां भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि किसे गंध ग्रंथियां बोला जाएगा। इसलिए इन्हें गंध ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो ये गुदा और जनन छिद्र के मध्य में स्थित रहती है, इनके द्वारा एक गंध युक्त पदार्थ का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गंध ग्रंथियां बोला जाता है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स। उसके बाद लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स, दो ग्रंथियां आती है, एक मीबोमियन ग्रंथियां और एक जेस ग्रंथियां। ये 6-7 नंबर, ये ग्रंथियां, दोनों ही ग्रंथियां होती है वो आंख की बरौनियों के नीचे उपस्थित रहती है और एक ये स्राव का निर्माण करती है जो कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोनों का स्थान भी एक ही है और काम भी एक ही है, यानी आंख की या पलकों की, आप आंख लिख लो, आप आसानी से समझ आएगा, आंख की बरौनियों के नीचे स्थित कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करना। तो कॉर्निया को सुरक्षा कैसे प्रदान करेगी, ये कॉर्निया के ऊपर एक लेयर बना लेती है जिससे कोई भी सूक्ष्म जीव, बाहरी कीट है, वो कॉर्निया को नष्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो दोनों ग्रंथियां होती है वो बरौनियों के नीचे उपस्थित रहती है और किसकी सुरक्षा करती है, कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ये सारी ग्रंथियां कंप्लीट हुई और लगभग जो आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अध्यावरणी तंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसमें लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन बचता है कि त्वचा के काम क्या है, वो बिल्कुल समझने वाले कुछ पॉइंट नहीं है, उसमें आपको रटना है। और मैं कुछ जो पॉइंट है वो अभी बता देती हूँ आपको कि त्वचा का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के आवरण को बनाना। देखिए स्टूडेंट्स, आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे शरीर पर स्किन नहीं होती, त्वचा नहीं होती, तो क्या होता, सारे जो अंदर के ऑर्गन है वो खुले रहते और अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया बाहर से अंदर जाता तो डायरेक्ट उन पे अटैक करता और वो नष्ट हो जाते, काम करना बंद कर देते। लेकिन ये जो हमारी त्वचा है वो उन सब आवरण को, जो सारे ऑर्गन्स हैं उन पर आवरण बनाए रखती है, उनको ढककर रखती है। यानी कोई भी अगर बाहर से सूक्ष्म जीव आएगा, त्वचा उसको नष्ट कर देगी, उसको हटा देगी, अंदर नहीं जाने देगी।
अगर कोई हानिकारक बाहर से पराबैंगनी किरणें आ रही है उनको भी त्वचा है वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाने देती है। तो त्वचा हमारे शरीर का आवरण तो बनाती है, उसके अलावा जो आंतरिक कोमल अंग है उनकी सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो ये हो गए त्वचा के कार्य। उसके अलावा एक आपके दिया हुआ है त्वचा उत्सर्जन का काम भी करती है। आप देखते हो पसीने का उत्सर्जन त्वचा के द्वारा होता है। और उसके अलावा पसीना ताप को नियमित करेगा, तो ताप को नियमन करने का काम भी किसका हो गया? त्वचा का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके एक पॉइंट और है कि त्वचा है वो अवशोषण करती है। आप देखते हो कहीं पे अगर आपके चोट लगी है तो आप क्या करते हो? तेल की मालिश करते हो, त्वचा पर करते हो। उससे क्या होगा? त्वचा उस तेल को अब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और उस ऑर्गन तक पहुंचाएगी जिससे उसको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार त्वचा के हमारे काफी कार्य है जो आपको पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, बस आपको देख के सीधा याद ही करना है, बिल्कुल ईजी है। तो आपके ये यहाँ तक था स्टूडेंट्स अध्यावरणी तंत्र वाला टॉपिक, इंटेग्यूमेंट्री वाला सिस्टम वाला टॉपिक, जो आपके 2-3 पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया। बिल्कुल अच्छी तरह समझ के वापस रिवाइज करके पढ़िए और लास्ट के क्वेश्चन आंसर कीजिए, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।